मैं अभिभाषण के समय विपक्ष के हमारे साथियों का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पे एक हैरानी दिखाई दे रही थी कि इतनी सारी उपलब्धियां इस सरकार की है, और दूसरी तरफ यह भी दिखा कि वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि अभी हम सरकार को किस विषय पे कटाक्ष करें। यह डेवलपमेंट देखने के बाद मुझे तो ये लगता है कि इंडिया अलायंस के कई सारे साथी धीरे धीरे करके उधर से इधर हमारे साथ आने लगेंगे। आज इंडिया अलायंस की हालत एक ऐसे क्रिकेट टीम की तरह हो चुकी है जहां 11 के 11 प्लेयर खुद कैप्टन बने हुए हैं, कोई एक दूसरे का सुनता नहीं। इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की अगुवाई करने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन अध्यक्ष महोदय बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 31 तारीख को एक महिला राष्ट्रपति ने इस सदन में अभिभाषण किया। 1 फरवरी को महिला वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट पेश किया, और आज उस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद को धन्यवाद प्रस्ताव लाने का सौभाग्य मुझे मिला है। और यह उसी नई संसद में हुआ है जिस संसद की पहली सिटिंग में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये इस संसद में पास हुआ, और ये ऐसा बिल है जो पिछले 3 दशकों से महिला आरक्षण का यह बिल लंबित था और उसे पारित इस सदन में किया गया। महिलाओं को सशक्त करने वाला यह विधेयक था, और 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में यहाँ इस बिल के माध्यम से दिया गया। ये अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 75 मिनट का अभिभाषण हमारे सामने दिया, और उसमें उन्होंने 75 वर्ष की हमारी देश की यात्रा उन्होंने बताई। इस 75 मिनटों में उन्होंने आने वाले 25 वर्षों का विजन भी हमारे सबके सामने यहाँ पे रखा है। मैं अभिभाषण के समय विपक्ष के हमारे साथियों का चेहरा देख रही थी, और उनके चेहरे पे मुझे मिक्स्ड इमोशंस दिखे। एक तरफ हमारे जब महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियों के बारे में बता रही थी, तो उनके चेहरे पे एक हैरानी दिखाई दे रही थी कि इतनी सारी उपलब्धियां इस सरकार की है, और दूसरी तरफ यह भी दिखा कि वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि अभी हम सरकार को किस विषय पे कटाक्ष करें, किस विषय पे उन पे हम आरोप करें। और यह जायज़ भी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस प्रिंसिपल पे इस देश में निरंतर विकास के काम शुरू किए हैं। और यह जो डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है, यह डेवलपमेंट देखने के बाद मुझे तो ये लगता है कि इंडिया अलायंस के कई सारे साथी धीरे धीरे करके उधर से इधर हमारे साथ आने लगेंगे। मैं इंडिया अलायंस का जो अभी ये हाल है उस पर एक शेर यहाँ कहना चाहूँगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के समय बोला था। न माझी न हम सफ़र न हक में हवाएं, न माझी न हम सफ़र न हक में हवाएं, है कश्ती जर्जर ये कैसा सफ़र है। आज इंडिया अलायंस की हालत एक ऐसे क्रिकेट टीम की तरह हो चुकी है जहां 11 के 11 प्लेयर खुद कैप्टन बने हुए हैं, कोई एक दूसरे का सुनता नहीं। और मैं तो यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे बंगाल में ममता दीदी वहाँ की कैप्टन है, वो वहाँ कांग्रेस को अपनी टीम में लेना नहीं चाहती। पंजाब के कैप्टन केजरीवाल जी है, जो कांग्रेस को 12th मैन की तरह या एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह उन्हें वहाँ पे रख रहे हैं। ये तो अध्यक्ष महोदय, इंडिया अलायंस ने बिग बॉस का कार्यक्रम की तरह लगने लगा है, जहां सब रहते एक छत के नीचे है, लेकिन सबकी नज़र वो प्रधानमंत्री की ट्रॉफी पे है कि वो किसे मिलेगी। और जैसे कल हमारे यहाँ हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा
कि 2024 का जो फुल बजट है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही लाएगी। और यह मुझे विश्वास है, जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियां और जिस तरह से विकास का काम हमारी सरकार कर रही है, इस देश की जनता पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को ही यह अवसर देगी कि 2024 का आने वाला फुल बजट ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में आएगी। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को ही चुनते हैं। अभी कुछ दिनों में चुनाव आएगा और सब देश के वासियों के सामने एक सवाल रहेगा कि किस दल को उनको वोट करना है। और यह इलेक्शन बाकी चुनावों से थोड़ा अलग रहेगा, यह विचारधारा पर आधारित नहीं, तो डिलीवरी वर्सेस डिले की लड़ाई पर लोग वोट करेंगे। जहां एक तरफ हमारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कारण लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जो डिलीवरी हम योजनाओं की कर रहे हैं, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ यूपीए के 10 साल में जहां पॉलिसी पैरालिसिस और डिले के कारण यहां लोगों का विकास नहीं हो पाया। इस बार का चुनाव एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी का चुनाव होगा। एक तरफ भाजपा सरकार है जहां एफिशिएंट पॉलिसी के कारण पासपोर्ट 2 दिनों में यहां पे लोगों को मिलता है, तो दूसरी एक तरफ यूपीआई के माध्यम से सब्जी से लेके सोने की खरीदारी तक ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ यूपीए के कार्यकाल में जब 2G जैसे टेक्नोलॉजी में घोटाला हुआ, ऐसी चीज़ें भी लोग जानते हैं, तो इसलिए यहाँ एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी इस विषय पर लोग वोटिंग करेंगे। मैं और भी यहाँ हाल ही में एक सांसद के यहाँ इतनी धनराशि प्राप्त हुई है कि एजेंसीज 3 दिन तक वहाँ राशि गिनते रहे। हमारे इलेक्शन का जब वोटिंग होता है तो वोटिंग के बाद भी काउंटिंग 1 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार इतना है कि 3-3 दिन तक वहाँ पे गिनती चलती रहती है। राजनीति में हम कई बार ये कहते हैं कि विपक्ष एकजुट है या और सरकार स्थिर या अनस्टेबल है, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार एकजुट है और विपक्ष अनस्टेबल है, और हर दिन कोई ना कोई पार्टी समर्थन उनका वापस ले रही है। और इसी परिस्थिति को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह पृथ्वी पंच तत्व पर बनी हुई है, उसी तरह हमारे देश का विकास पंच तत्व पर कुछ फोकस एरियाज पर यहाँ पे काम किया है। पहला है महिला, दूसरा है किसान, तीसरा है वंचित और गरीब वर्ग, चौथा है युवा और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक महिला हूं और इसलिए मैं मेरी बात महिलाओं के विषय से शुरू करूंगी। 2014 के पहले हमारे देश में ऐसी स्थिति थी, उस समय मैं खुद एक स्टूडेंट थी, और हमारे देश में 2014 से पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमारे देश की महिलाओं के मन में एक डर बैठ गया। वे अपने आप को असुरक्षित मानने लगी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, तो वो सरकार आने के बाद जो पहला कदम हमारी इस सरकार ने लिया, जब हम लोग सांसद बनने के बाद यहाँ पे ओथ लेते हैं, उससे भी पहले हमारे इस सदन का जो सबसे बड़ा पद होता है स्पीकर का, उस स्पीकर के पद पर हमारे संसद की 8 बार चुन के आई हुई एक महिला सांसद को मौका मोदी जी ने उस समय दिया, और महिला सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का चयन इस वरिष्ठ पद के लिए यहाँ किया गया। और इसी उनकी पॉलिसी से ये पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनका जो विश्वास है। मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारी हमारी सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई है उसके बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। हर तबका, हर वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाओं के लिए पॉलिसीज़ हमारी सरकार ने बनाई। महिलाओं की भागीदारी, चंद्रयान 3 हो या कोविड-19 महामारी, हर जगह महिलाओं का योगदान बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं में प्रतिभा नहीं थी, पहले भी हमारे देश में महिलाओं में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन महिलाओं को अवसर की कमी थी, और वो अवसर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और इस कारण आज हर क्षेत्र में हम यहाँ महिलाओं को देख रहे हैं। आज सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर और जो पॉलिसीज़ है उसके कारण महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए आज देश में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हें 8 लाख करोड़ बैंक लोन और 40,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो 2014 के पहले भी बनते थे, लेकिन उन्हें सही तरह से ट्रेनिंग, स्किलिंग और मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग हमारी सरकार ने दिया, तो उसके कारण एसएचजीज आज जो चीज़ें बना रही है वो केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी आज हमारी महिला एसएचजीज वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है। और रूरल इकोनॉमी में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आज बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक उन्नति के लिए 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का भी अभियान हमारी सरकार यहाँ चला रही है। टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी जैसी बहुत अच्छी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है, जिसके कारण आज 15,000 ड्रोन्स ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिससे वो खेतों में जाके फर्टिलाइजर की वहाँ पे स्प्रेइंग हो सके और जो फर्टिलाइजर केमिकल के कारण कई बार जो अलग अलग बीमारियाँ होती है उससे हमारी माताएं बहनें बच सके। मैटरनिटी लीव के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से बताना चाहूँगी। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये इस सदन को मैं बताना चाहूँगी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होती है तो प्रेगनेंसी के समय और डिलीवरी के बाद भी उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुरंत डिलीवरी के बाद वो रिकवर नहीं हो पाती। उसको पहले हमारे देश में मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों की दी गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को यह महिलाओं को क्यों हमें मैटरनिटी लीव बढ़ा के देनी चाहिए, इसका विचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और केवल पॉलिसी ही नहीं तो कानून में बदलाव करके 12 हफ्तों से 26 हफ्तों तक का मैटरनिटी लीव हमारी सरकार ने महिलाओं को, हमारी माताओं को यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग हमेशा से महिलाओं को, नारी शक्ति को दुर्गा का रूप हम कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले 60 वर्षों में उनकी देश की रक्षा का अवसर महिलाओं को बड़े पैमाने पे नहीं मिल पाया। और हम तो उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ झांसी की रानी की वीरता और शौर्य का उदाहरण हम बच्चों को देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया। सैनिक स्कूल्स में आज तक केवल लड़कों का ही एडमिशन होता था, लेकिन अभी सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्थाओं में अभी महिलाओं को भी वहाँ पे कैडेट्स का प्रवेश, वहाँ पे महिला कैडेट्स का प्रवेश वहाँ पे मिलेगा। और हम लोग तो नेचुरली कहते हैं कि महिला में फाइटर स्पिरिट होता है, लेकिन वो फाइटर स्पिरिट सही मायने में आज हमारी महिलाओं को फाइटर प्लेन्स और नेवी के जहाज के कमांडेंट के रूप में आज हम महिलाओं में जो फाइटर स्पिरिट है वो देश की सुरक्षा के लिए आज उनका जो योगदान है वो आज सही मायने में हम देख पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारी देश की राष्ट्रपति जी महिला है, हमारी देश की वित्त मंत्री महिला है और पहली फुल टाइम वित्त मंत्री इस देश को जो मिली है वो हमारी सरकार ने दी है। और हमारी वित्त मंत्री जी ने 6 बजट लगातार पेश करने वाली देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने 6 बजट लगातार पेश किए इस सदन में। और हमारी पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा जी, वह भी इस देश की पहली फुल टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही है। तो इस तरह के रोल्स में हमें महिलाओं का जो लीडरशिप है वो इस सरकार ने हमें यहाँ पे दिखाया है। आज ज़मीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान, विमेन लेड डेवलपमेंट, इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। आज ये इतनी सारी चीज़ें जो महिलाओं के बारे में हमारी सरकार ने की है, ये सब हमें नई क्यों लग रही है?
ये लोग हमेशा कहते हैं कि 60 साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन यदि ये 60 सालों में इन्होंने ये चीज़ें की होती तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो 10 साल में किया वो 60 साल में भी इनकी सरकारें नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास नीति भी है और नियत भी है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नई परिभाषा दी है, नए आयाम दिए हैं, नया विस्तार दिया है। पहले प्रतिनिधित्व पर बल दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और अब उससे भी आगे बढ़कर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ रही है। यह परंपरा से परिवर्तन तक की यात्रा है। यही महिलाओं की सच्ची प्रगति है और सच्चा सशक्तिकरण है। महिलाओं के बारे में मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा है विधान ये, और नारी के योगदान को मोदी सरकार का प्रणाम है। अगले तत्व पे यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी और वो है किसान। हम एक पुराना गाना हमेशा सब लोग सुनते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अर्थात हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा एग्रीकल्चर ड्रिवन रही है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम देखें कि मेन ऑक्यूपेशन लोगों का ये खेती ही है। यूपीए के टाइम पे ऐसा होता था कि कई किसान कर्ज में डूबते थे और फिर सरकार आके उनका कर्ज माफ करता था। लेकिन हमने कभी ये सोचा है क्या कि किसान कर्ज में क्यों डूबते थे? क्योंकि इनकी किसानों के लिए बनाई हुई नीतियाँ ये फेलियर थी और इसके कारण हमारे किसान सक्षम नहीं हो पाए, उनकी आय नहीं बढ़ पाई और इसलिए हमारे देश के किसान ये कर्ज में डूबते गए। हमारी सरकार ने किसान की आय दुगनी करने का एक एजेंडा सामने लाया और योजनाएं उसी आधार पर बनाई। सबसे पहले फार्म टू फूड पॉलिसी बनाकर अलग अलग स्कीम्स हमारी सरकार लेके आई। जब किसान को उसके खेत में बीज बोने होते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार लेके आई, जिसमें 6,000 प्रति वर्ष किसानों को दिए जा रहे हैं। इसमें आज देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है और 2,80,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए हैं। एक बार किसान ने अपने खेत में बीज बोने के बाद उसको ज़रूरत होती है पानी की, तो पानी हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बेस पे योजनाएं लाके हमारे किसानों को समृद्ध करने का काम हमारी इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यदि किसान उसके खेत में कुछ बोता है, वो उगता है और